हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट 21 अगस्त का न्यूज़पेपर डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं एमपॉक्स के बारे में, जिसको हम पहले मंकी पॉक्स बोला करते थे। एक टाइप का डिजीज़ है जो कि हमारे वर्ल्ड में राइट नाउ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, देयर इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका कॉल्ड एज DRC, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस एमपॉक्स के देखे गए हैं। सो जो DRC है एंड आसपास के जो रीजन्स है, नाइजीरिया राइट, और जो आसपास के रीजन्स हैं, उन सब ने मिलाकर के एक साथ अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट करने की डिसाइड किया है। सो बेसिकली एम ये है कि जो रैपिड स्प्रेड हो रहा है इस डिजीज़ का, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रोक सके हम। हम जानते हैं कि WHO ने पहले ही इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसकी उपाधि दे दी है, मतलब इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और WHO ने बोला था कि जो वैक्सीनेशन कैंपेन है उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की ज़रूरत है, एंड बिकॉज ऑफ दैट WHO ने काफ़ी सारा वैक्सीन जो है वो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ तक पहुँचा दिया था। नाउ हम बात करते हैं स्प्रेड की। देखो, एमपॉक्स जो है वो कोविड-19 की तरह नहीं फैलता है। कोविड-19 से अगर हम कंपेयर करें तो कोविड-19 बेसिकली थ्रू एयर फैलता था, बट जो एमपॉक्स है वो बेसिकली क्लोज फिजिकल कांटेक्ट के कारण फैलता है। स्पेशली जो सेक्सुअल कांटेक्ट होते हैं उसके कारण ये फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी तरीके से जो अगर बॉडी फ्लूइड जो है, अगर वो जो एक ऐसा पर्सन है जिसको जो ऑलरेडी अफेक्टेड है, उससे अगर हेल्दी पर्सन को चला जाए तो ये हेल्दी पर्सन जो है अफेक्टेड हो सकता है एमपॉक्स से। अगर हम एमपॉक्स की बात करें, ये एक वायरल डिजीज़ है। पहली चीज़ तो वायरल मतलब ये वायरस के कारण होता है, और ये वायरस कौन सा है? एमपॉक्स ही वायरस है, और ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। इसका मतलब क्या है? ये एनिमल से ह्यूमंस में आ गया है। ये बेसिकली माना जा रहा है कि 1958 में पहले ये मंकीज़ में हुआ करता था, बट 1970 से इट जम्प्ड इनटू ह्यूमंस। तो अब ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में आ गया है। इसके सिम्टम्स बेसिक सिम्टम्स हैं फीवर, रैश, सोलन लिम्फ राइट, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी ये सब कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जिसके कारण बेसिकली बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होती है, और साथ ही साथ ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, ये दोनों इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। इनमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट कोई भी अवेलेबल नहीं है, बट वैक्सीन अवेलेबल हैं। वैक्सीन में जाइनियोस, फिर इमवेन्यून और इमवानेक्स, ये 3 टाइप की वैक्सीन है जो प्रेजेंट है। आपको तीनों के नेम पता होने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी यहाँ पर अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पर वो इमवाम्यून या फिर इमवानेक्स का नाम पूछकर बोलेगा कि ये किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड है, तो आंसर विल बी एमपॉक्स। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ एमपॉक्स के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो सब चीज़ें आपको मालूम चल गई। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड न्यूज़ नाउ। यहाँ हम बात करते हैं लेटरल एंट्री स्कीम के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ही लेटरल एंट्री स्कीम के लिए एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया था, जिसके तहत उन्होंने 45 सीट्स रिलीज की थी। मतलब उन्होंने कहा था कि जो पर्सन इसके लिए मतलब इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। तो हमारे पास 45 सीट्स हैं जिसके लिए हम लेटरल एंट्री पे हाई पोजीशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, इन पोजीशंस पर हम आपको चूज करना चाहते हैं। लेकिन कल क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर लेटरल एंट्री को विड्रू कर लिया गया है, वापस खींच लिया गया है। नाउ मेन कंट्रोवर्सी क्यों हुई है? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है बिकॉज जो अपोजिशन पार्टी है एंड जो बाकी लोग हैं, उन लोगों ने ये बोला है कि जो ये लेटरल एंट्री स्कीम है उसमें आप सिर्फ मेरिट पे क्यों लोगों को ले रहे हो, रिजर्वेशन पे क्यों नहीं ले रहे हो। ऑब्वियसली सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, बट द पॉइंट इज इंडिया में सोशल जस्टिस नाम का एक कंसेप्ट है। नाउ सोशल जस्टिस ये बोलता है कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए जब एडवर्टाइजमेंट देती है जहाँ पर उनको कोई भी पर्सन लेने हैं, चूज़ करने हैं, तो उसमें उनको सोशल जस्टिस का ध्यान रखना होगा। सोशल जस्टिस के थ्रू मतलब उनको कुछ सीट यहाँ पर SC के लिए, कुछ STs के लिए, कुछ OBCs के लिए, इस तरीके से कुछ सीट्स को यहाँ पर रिजर्व करना होगा। इसी चीज़ के कारण यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डेजिग्नेशन इस बार नहीं किया था। उन्होंने सिंपली बोला था कि हमें 45 लोग चाहिए जिसको हम ब्यूरोक्रेसी में ले सके एट हायर पोजीशंस, बट ऑब्वियसली इसके कारण प्रॉब्लम्स हो गई हैं। नाउ एक और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है क्यों विड्रॉ किया गया है, उसका एक रीज़न है कोलिशन पॉलिटिक्स। जैसा आप जानते हैं बीजेपी जो राइट नाउ अभी पावर में है, उनके पास मेजॉरिटी पावर नहीं है, वो एक कोलिशन पॉलिटिक्स में है, कोलिशन फॉर्म कर रखा है उन्होंने। और अभी आने वाले समय में कुछ मल्टीपल स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। देखो समझो, बहुत सारे ऐसे अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक इनका वो मार्जिनलाइज्ड क्लास है, जैसे कि SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं। तो अपोजिशन पार्टीज का मानना है कि SC, ST, OBC तो उनका वोट बैंक है। सो अगर हम कोई ऐसा पॉलिसी लेकर आते हैं जैसे कि लेटरल एंट्री स्कीम था, जिसके अंदर SC, ST, OBC को अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, तो हो सकता है कि SC, ST, OBC या फिर ऐसी जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, वो उन लोगों को ये चीज़ बुरा लग जाए और अगली बार हमें वो वोट ना दे। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ एक्चुअली एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह भी खेला गया है। सो एक वोट बैंक की तरह इस पर्टिकुलर डिसीजन को विड्रू कर लिया गया है। समझते हैं लेटरल एंट्री क्या है।
लेटरल एंट्री एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत हम प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में लेकर आते हैं, स्पेशली वो लोग जो अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हों, ठीक है, और उनको हाई लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की तरह लेके आते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर उनको हमेशा के लिए वो पर्टिकुलर पोजीशन दे दिया जाता है, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है जहाँ पर कुछ सालों के लिए या फिर जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उतने साल के लिए उनको आना होता है और अपनी स्पेशलाइजेशन को लेकर आना होता है साथ में। जो भी उनके पास नॉलेज है, जो भी स्किल्स हैं, उसको इस्तेमाल करके वो बेसिकली गवर्नमेंट को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये चीज़ बेटर है? समझते हैं। लेटरल एंट्री के सपोर्ट में ये बोला जाता है कि ऑब्वियसली ये बेटर है बिकॉज ये फ्रेश टैलेंट को लेकर आता है, फ्रेश एक्सपर्टीज़ को लेकर आता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जिसके कारण गवर्नेंस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। जो पॉलिसी चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेटर तरीके से हम पॉलिसीज़ फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि हम वंस अगेन वही जो रिक्रूटमेंट नॉर्म्स हैं जिसके तहत हम जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं उस चीज़ को हम बाईपास कर देते हैं, जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको हम कहीं ना कहीं बाईपास कर देते हैं, राइट। इसके कारण फेवरेटिज्म हो सकता है। जो बेसिकली जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो खास लोग हैं उनको वो लोग जाकर के ऐसे पोजीशंस पे लेके आ सकते हैं। ऑब्वियसली इन लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पोजीशंस पे, बिकॉज देखो एक IAS ऑफिसर जो चूज़ होकर जाता है थ्रू अ मेरिट सिस्टम, उसकी तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन जो पर्सन ऐसे आएंगे उनकी कोई स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ के लिए, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिजम्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेटरल एंट्री के बारे में बेसिक चीज़ें मालूम चल गई। लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली में मानसून। यहाँ पर लगातार अनप्रेडिक्टेबल वेदर देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण दिल्ली या फिर जो आसपास के अर्बन एरियाज है उसको फेस करना पड़ रहा है। समझते हैं दिल्ली में मानसून का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है मानसून ट्रफ। मानसून ट्रफ क्या होता है? ये एक टाइप का लो प्रेशर एरिया बन जाता है जहाँ पर मानसूनल रेनफॉल होने वाली होती है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर बारिश होती है। और माना जाता है कि जो ये लो प्रेशर एरिया है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स में से एक है मानसूनल रेनफॉल के लिए। मतलब मानसून रेनफॉल को लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स में से एक है मानसून ट्रफ। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी नाम की एक चीज़ होती है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर स्टार्ट होती है। ये क्या एक टाइप का वेदर सिस्टम है, एक टाइप की मौसम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि मेडिटेरेनियन रीजन में स्टार्ट होती है, और उसके कारण क्या होता है वो विंटर और प्री मानसूनल रेन्स जो है, मतलब मानसून से पहले आने वाली रेन्स और जो विंटर्स रेन आती है भारत में, वो दोनों चीज़ें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण आती है। तो ध्यान रखिएगा जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आएंगे और अगर उसी रीजन में मानसून ट्रफ भी बना होगा तो अक्सर बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इन्हांस्ड रेनफॉल हो जाता है, जैसा कि हमें रिसेंटली दिल्ली में देखा जा रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट है अर्बन एरियाज़ के ऊपर, हम वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि दिल्ली और आसपास के एरिया में किस तरीके से वाटर लॉगिंग हो जाती है, ट्रैफिक जाम्स हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पब्लिक को। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है इसका इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम। प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है दिल्ली में। आसपास के एरियाज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेनेज इंफ्रा जो है वो बहुत ख़राब है, जिसके कारण लगातार बारिश होने के कारण उस चीज़ को वो संभाल नहीं पाती है। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो लगातार ट्रैफिक का इंक्रीज़ होना, ये डेली कम्यूटेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो डेली पब्लिक जो ट्रैवल करती है, ऑफिस जाती है, ऑफिस से आती है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जो वेदर इवेंट्स है, जो एक्सट्रीम रेनफॉल्स है, ये एक्चुअली अर्बन प्लानर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भी उस एरिया को प्लान कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, क्योंकि मानसून रेंज को मैनेज करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो दिल्ली और आसपास के एरियाज़ में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही वीक है, राइट। वो प्रॉपरली नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप दिल्ली के रोड्स को देखें तो उसके आसपास में जो ड्रेन्स है ना, वो 2 in 1 का काम करते हैं। समझो इस चीज़ को। दिल्ली के जो ड्रेन्स हैं वहाँ पर जो सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन मतलब जो गटर का पानी है वो, और साथ ही साथ जो मॉनसूनल रेनफॉल है, दोनों का पानी निकलने का जो रास्ता है वो सिंगल रास्ता बनाया हुआ है, एक ही जगह रास्ता बनाया गया है, राइट। उसके कारण जब भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर आप देखोगे कि सीवर का पानी जो है वो बाहर रोड पर आ जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कोई 2 अलग अलग ड्रेन्स नहीं है, रादर एक ही ड्रेन के अंदर वो बारिश का पानी भी निकलना होता है और सेम जगह से सीवरेज भी निकलना होता है, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और हम देख रहे हैं मानसून लगातार चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट, ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल्स हो रहे हैं, उसके कारण ऑब्वियसली और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जा रहे हैं। दिल्ली में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर कुछ IAS इंस्टीट्यूट्स के अंदर 3 बच्चों की यहाँ पर बेसमेंट के अंदर डेथ हो गई थी। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। ये अर्बन एरियाज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जो हैं वो भी रिसेंटली एक विजिट पे गए हुए हैं पोलैंड एंड यूक्रेन के। ना पोलैंड एंड यूक्रेन कहाँ पर है? दिस इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, राइट। सो अगर आप देखो यूक्रेन डायरेक्टली बॉर्डर टच करता है रशिया के साथ में, और पोलैंड भी बॉर्डर टच करता है।
नाउ मोदी जी का विजिट यहाँ पर पोलैंड और यूक्रेन के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको समझते हैं। देखो अभी राइट नाउ अगर आप देखो तो जो ईस्टर्न जो बेसिकली सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, ये सब का जो पार्ट है ना, ये मेजर पावर्स के लिए हमेशा से एक बैटल ग्राउंड रहा है। यहाँ पर हमेशा से ऐसे बड़े बड़े फाइट्स मतलब फाइट हुई हैं जिसके कारण जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हुआ है। आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 देख लो, ये सब के सब इसी रीजन्स के अंदर हुए हैं, राइट। और ये शो करता है कि जो अभी ये जो यूक्रेन वॉर हो रहा है इसके कारण भी सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप अभी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी भी कोई भी ऐसा नेशन जो जाकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए वो एक्चुअली वर्ल्ड में एक बहुत मेजर पावर की तरह इमर्ज हो सकता है। एंड दैट इज वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन के विजिट पे गए हुए हैं इन एफर्ट कि भारत की जो टाइज हैं, भारत के रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन करने हैं सेंट्रल यूरोप के साथ और ईस्टर्न यूरोप के साथ, राइट। अगर हम ऐसा कर पाए तो ऑब्वियसली ब्रॉडर लेवल पे इंडिया की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। नाउ हेल्फर्ड मैकिंडर, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जो कहते हैं कि जो भी कंट्री ईस्टर्न यूरोप के आसपास के एरियाज को कंट्रोल कर लेगी वो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड को कमांड करेगी। तो इस चीज़ को भी आप अपने आंसर्स के अंदर कोट कर सकते हैं। अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो इंडिया के रिलेशनशिप ईस्टर्न यूरोप के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं की है ईस्टर्न यूरोप के साथ रिलेशनशिप को बेटर करने की, लेकिन मिस्टर मोदी के जो विजिट्स लगातार हो रहे हैं उसके कारण एक शिफ्ट देखा जा रहा है जहाँ पर भारत जो है इन रीजन्स को भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। समझते हैं यूक्रेन वॉर के इंप्लीकेशंस क्या क्या है, ग्लोबल ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या इंप्लीकेशंस है। तो हम जानते हैं कि जो कोल्ड वॉर का एरा था हमारा, जो ऑलमोस्ट 1950 से स्टार्ट होकर 1990s तक रहा, ये कोल्ड वॉर जब ब्रेक हुआ तो यूएसए जो है वो एक सुप्रीम पावर की तरह इमर्ज हो गया। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो कोल्ड वॉर का जो पोस्ट कोल्ड वॉर का जो रीजन था वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो रहा है। पोस्ट कोल्ड वॉर का जो टाइम था वो ब्रेक डाउन हो रहा है और ये ब्रेक डाउन होने के कारण एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज हो रहा है। और ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर है इसमें कौन कितना ऊपर होगा और कौन कितना नीचे होगा ये एक्चुअली डिसाइड होगा आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन वॉर। अगर रशिया किसी तरीके से यूक्रेन को हरा देता है सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफीट ऑफ द वेस्ट यूक्रेन के साथ, बिकॉज वेस्टर्न नेशन पूरी की पूरी साथ में खड़ी है। तो अगर यूक्रेन हारता है और रशिया जीतता है तो कहीं ना कहीं ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी और रशिया अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज कर पाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर यूक्रेन जीत जाता है और रशिया हार जाता है तो वंस अगेन स्टेटस को यहाँ पर मेंटेन होने की कोशिश करेगा, यूएसए अपने आप को ग्लोबल पावर की तरह असर्ट करने की कोशिश करेगा। बट ये दोनों के बीच में ही इंडिया अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इंडिया की रोल की बात करें तो यूक्रेन और पोलैंड दोनों की जगह साथ जाना, इंगेजमेंट करना, ये इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटजिक चीज़ है। बिकॉज इसके तहत इंडिया जो है यूरोपियन नेशंस में अपनी वॉइस को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है। इंडिया बेसिकली एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनना चाहता है यूक्रेन, पोलैंड और आसपास के रीजन्स का, सो दैट लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में जब ग्लोबल रीऑर्डर शिफ्ट हो, जब ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो तो वहाँ पर इंडिया अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह शो कर पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया की क्या पोजीशन है यूरोपियन अफेयर्स में। जब यूरोपियन नेशंस के आपस में कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है तो क्या वहाँ पे इंडिया की इंपॉर्टेंस है? द आंसर इज येस। देखो लगातार यूरोपियन अफेयर्स में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है यहाँ पर। नो पहले जहाँ हम एक तरफ सिर्फ वेस्ट पे फोकस किया करते थे, अब अगर आप देखोगे तो हम ईस्टर्न नेशंस, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, सेंट्रल यूरोपियन नेशंस, इन सब के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि ग्लोबल जो लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है। इंडिया का मानना यह है कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। अब यूएसए के पास एक्सट्रीम पावर नहीं रही है, अब पावर जो है यूरोपियन नेशंस के पास शिफ्ट हुई है। अब हम चाहते हैं कि ये पावर शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक के पास आए, और इंडो पैसिफिक के पास अगर आएगी तो इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करने वाला राइट नाउ इंडिया है, राइट। बिकॉज इंडिया 3 साइड से इंडो पैसिफिक को टच करता है। इसके अलावा इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर ये भी है कि यूरोपियन टेक्नोलॉजिकल काउंसिल, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के साथ भी इंगेजमेंट लगातार इंक्रीज करनी है, सो दैट आने वाले टाइम में डिफेंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम और ज़्यादा अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएं। अब एक तरफ देखो यूएस और चाइना भी तो आपस में फाइट कर रहे हैं। यूएस चाइना की राइवलरी के बीच में भी सबसे बड़ा जो फायदा हो सकता है वो यहाँ पर इंडिया को हो सकता है। बिकॉज यूएस चाइना जब फाइट करेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। बट आप जानते हैं इंडिया यूएस के साथ भी ट्रेड कर रहा है और चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है। तो यूएस के कंट्री में चाइना का जो गैप बेसिकली बनेगा उसको इंडिया फिल कर सकता है, और सिमिलरली चाइना की कंट्री में जो भी गैप बनेगा यूएस के छोड़ने के कारण उसको इंडिया फिल कर सकता है। तो यहाँ पर इंडिया को एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके तहत बेसिकली इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कंटेंडर की तरह इमर्ज हो पाए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हम बात करते हैं कि वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी वायलेंसेस हो रहे हैं उसके ऊपर हम जो भी लीगल रिस्पॉन्स बनाते हैं उसका फ़ायदा क्या हो रहा है। जो भी हम लॉज बनाते हैं, जो भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्या उसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो रहा है? समझते हैं। दिसंबर 2012 दिस वॉज द टाइम व्हेन निर्भया केस हैपेंड। उसके कारण एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटक्राई आया, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके कारण बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स हुए वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेक्सुअल वायलेंस को रोकने के लिए। बट क्या उसका सच में इतना फ़ायदा हुआ है? क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी हो पाया है? द आंसर इज नो।
जितनी भी चीज़ें हमने उस टाइम में डिसाइड की थी 2012 दिसंबर में, वो आज तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। डाउरी डेथ को अगर आप देखो तो 2022 का डेटा ये आता है कि टोटल 2022 में इंडिया में 8,516 डाउरी डेथ हुए हैं। मतलब कि दहेज के कारण वुमेन्स को मार दिया गया है। तो अगर आप इसको आप 365 से डिवाइड करोगे ना, मतलब पर डे से डिवाइड करोगे, तो इट विल कम आउट टू मोर देन 90 पर डे। मतलब 90 वुमेन से ज़्यादा हर दिन 2022 में डाउरी के कारण मार दी गई थी ना। ये शो करता है कि एक परसिस्टेंट केस है, ये तो लगातार होता जा रहा है, राइट। 90 वुमेन्स किल्ड पर डे, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट। अगर आप देखो कि अब जो अभी का केस चल रहा है, जो आरजी कर हॉस्पिटल जो बंगाल में था, वहाँ पर जो केस हुआ है, उसमें भी अगर आप देखो तो जो अक्यूज है, जिसको मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर हीनियस क्राइम के लिए अरेस्ट किया गया है, उसकी भी हिस्ट्री है कि उसने भी अपने वाइफ के ऊपर बहुत सारे वायलेंट असॉल्ट्स किए हैं। नाउ जब इन प्रॉब्लम्स के लिए ही उसको किसी भी टाइप का जेल टर्म्स नहीं हुए, किसी भी टाइप का उसको पनिशमेंट नहीं दी गई, तो ऑब्वियसली उसने अपना वायलेंट बिहेवियर कंटिन्यू किया और उसने जाकर के इतना बड़ा एक क्राइम कर दिया, बिकॉज ऑफ विच द एंटायर नेशन शोक। तो समझने वाली बात यह है कि जब प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमारे लीगल चैलेंजेस जो हैं वो जो लीगल इंप्लीकेशंस हैं वो हमारे एक टाइप के सिर्फ ऑन पेपर हैं, हम उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इन ऐसे लॉज को बनाने का, राइट। इसके अलावा अगर आप देखो तो कल्चरल लेवल पे देखो वायलेंस को तो इंडिया में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर आप देखो तो कहाँ पर वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस होता है और उसके अगेंस्ट आवाज़ें उठ रही है, बहुत ही कम जगह ऐसा हो रहा है। जहाँ पर भी वुमेन्स के अगेंस्ट अगर वायलेंस होती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको ट्रिवियल बोला जाता है, मतलब उसको तुच्छ चीज़ें बोली जाती हैं, राइट। अगर आप देखो जो भी लीगल रिस्पॉन्सेज बनाए गए हैं उसको प्रॉपर्ली कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो भी लीगल एक्शंस लेने चाहिए वो उसके अगेंस्ट लिए नहीं जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जस्टिस इतना डिले हो जाता है कि जो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी यहाँ पर विक्टिम होती है, वो उनकी खुद की डेथ हो चुकी होती है जब तक उनको जस्टिस मिलने की बात आती है, राइट। अगर आप बेल प्रोविजंस की बात करो तो बेल प्रोविजंस में देखो इतना ज़्यादा मिसयूज होता है बेल प्रोविज़न का कि जो भी ऑफेंडर्स है, जिसने भी जो कुछ भी किया है, वो अपने आप को जस्टिस से दूर रखने के लिए बेल का यूज़ करता है, वो तो छूट के भाग जाता है। उसी कारण जस्टिस और ज़्यादा डिले होता है, उसी कारण जो भी विक्टिम्स थे उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। बेल प्रोविजंस अगर आपने बनाया है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए, और उसको ऑन प्रैक्टिस लेकर आइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए प्रॉपर्ली। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों को बनाने का क्या फ़ायदा है। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करें तो हमारा एक चीज़ तो मानना है कि जो भी अभी जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, राइट। हम ये नहीं कर रहे कि इनएफिशिएंट है, बट इट इज़ डेफिनेटली स्लो बिकॉज नंबर ऑफ केसेस जो विच इज़ पेंडिंग है वो बहुत बड़ा है। तो हमें यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सके, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली सॉल्व कर सके। अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम होता है उसके एक हफ्ते के अंदर उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आना चाहिए हमारे सामने। अगर वो नहीं आ रहा है तो वो विक्टिम के लिए तो और बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया ना, कि हमारे साथ इतना कुछ हो गया बट जिसने हमारे साथ ऐसा कुछ किया उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है। सो दिस इज वॉट इट इज़। अगर आप ब्रॉडर इंप्लीकेशंस की बात करें तो अभी राइट नाउ हमें लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और बहुत ही अर्जेंटली ज़रूरत है। ये टाइम है जहाँ पर हमें इफेक्टिव और टाइमली जस्टिस देना होगा अपने जो भी विक्टिम्स हैं। हमें पहली चीज़ तो ऐसे विक्टिमाइज को रोकना होगा, ऐसी चीज़ों को रोकना होगा हमें। बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उनको एटलीस्ट टाइमली जस्टिस तो प्रोवाइड कराना चाहिए। हमें बेल प्रोविजंस को टाइट करने होंगे, हमें और ज़्यादा अपनी लीगल सिस्टम को एफिशिएंट बनाना होगा। हमें कल्चरल लेवल पे चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें कल्चरल शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर एक तरफ हम वुमेन्स की तरफ जो वायलेंस हो रहा है उसको टॉलरेट ना करें, हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। हम एजुकेशन और अवेयरनेस को और ज़्यादा फैलाना होगा जिससे कि वुमेन्स को अपलिफ्ट करने में हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें, उनके अगेंस्ट जो वायलेंसेस है उसको रोकने में हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे मेंशन करें कमेंट बॉक्सेस में, मैं उससे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।